हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ रूलर्स को इलेक्ट करने से नहीं है। डेमोक्रेसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें इन लीडर्स को फॉलो करना होता है एंड दे हैव टू वर्क विद सम इंस्टीट्यूशंस। तो ये चैप्टर बेसिकली इन्हीं कुछ इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वर्किंग की बात करता है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि भाई कैसे मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। एंड ऑल्सो विल गेट टू नो कि भाई जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक। और किस तरह से जो है एक साथ मिलके ये गवर्नमेंट के वर्क को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है। सो बिगिन चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऑफिस मेमोरेंडम के साथ। तो 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक ऑर्डर इशू करती है जिसे हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। ये एक मेजर पॉलिसी डिसीजन को लेकर के था। ठीक है। इसमें 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। सिविल जो पोस्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनमें जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। ठीक है। तो एसईबीसी एक नया नाम है जो कि उन लोगों के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, पीपल हु बिलोंग टू कास्ट जो बैकवर्ड माने जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो जो बेनिफिट है जॉब रिजर्वेशन का, अभी तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अवेलेबल था। अभी एक थर्ड कैटेगरी आ गई है एससीबीसी करके, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो हमारी बुक में, एनसीईआरटी बुक में हमें देखने को मिलता है। उसी का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है। आगे की बात करते हैं, मंडल कमीशन की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया 1979 में, और इसको हेड कर रहे थे बीपी मंडल। तो इसीलिए इसका नाम जो है मंडल कमीशन पड़ा। साथ में इसको एक जिम्मेदारी दी गई, इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है इंडिया में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताने की जिम्मेदारी इसको दी गई। और साथ में कुछ स्टेप्स रिकमेंड करने के लिए बोला गया कि किस तरह से उनका एडवांसमेंट हो सकता है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है, इसको लेकर के कुछ रिकमेंडेशंस भी देने के लिए बोला गया। ठीक है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की और कई सारे रिकमेंडेशंस भी दिए, जिसमें से एक रिकमेंडेशन 27% रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन देने का भी था। ठीक है। अब बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन की। तो रिपोर्ट और जो रिकमेंडेशन थी इसके ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी थी पार्लियामेंट के अंदर, और कई ईयर्स तक जो पार्लियामेंटेरियंस थे, पार्टीज़ थे, वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो इस कमीशन के रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। फाइनली लोकसभा इलेक्शंस आते हैं 1989 के, और जो जनता दल पार्टी थी उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात बोली कि भाई अगर वो पावर में आते हैं तो वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को, रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। जनता दल फाइनली जीत जाता है और इनके जो लीडर थे वीपी सिंह वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन। लोग बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं इस डिसीजन के खिलाफ, गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन था मंडल रिपोर्ट को लागू करने का। ठीक, क्योंकि इससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे इफेक्ट हो रही थी। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि इससे जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, कास्ट के बेसिस पे, समाज में जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, उसकी वजह से जॉब रिजर्वेशन ज़रूरी है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे एक फेयर अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलेगी जो पहले से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। ठीक है। उनके लिए एक फेयर जॉब और जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होगी। दूसरों को लग रहा था कि ये अनफेयर है क्योंकि इससे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिनाई होगी उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा था कि भाई इससे उन लोगों को यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल पाएंगी जो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। ठीक है। और कुछ को ऐसा लग रहा था कि इससे कास्ट जो बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में वो बढ़ेंगी और नेशनल यूनिटी को ये हैम्पर करेगा, यानी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस आता है, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये टर्म हमारी बुक में मेंशन्ड है तो इसको समझ लेते हैं।
तो अभी जैसे हमने बात की जॉब रिजर्वेशन का जो ये मुद्दा था, ये फाइनली एक डिस्प्यूट का रूप ले चुका था, जहाँ पे कुछ लोग उसको फेवर कर रहे थे और कुछ लोग अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट के लागू करने के बाद। ठीक, तो कुछ लोग जो यहाँ पे जो लोग थे और कुछ एसोसिएशंस थे जो इस ऑर्डर को अपोज कर रहे थे, उन्होंने कुछ केसेस फाइल किए डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, और इन लोगों ने अपील किया कि भाई जो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए। रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन का जो ये ऑर्डर है इसको रोक दिया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस को बंच किया एक साथ, और इस केस को एक नाम दिया गया इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंदिरा साहनी यहाँ पे जो नाम है वो एक्चुअली में लॉयर है, जो लॉयर हैं जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, उनका नाम है। 11 जजेस जो थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, वो इनके दोनों ही तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं, और मेजॉरिटी बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, ठीक, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का वो वैलिड है, सही है। ठीक, बट साथ में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को यहाँ पे इसको ऑर्डर को रिवाइज़ करने के लिए बोला। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर रिवाइज़ करने के लिए बोला, और साथ में ये भी बोला गया कि जो वेल ऑफ पर्सनस हैं, फैमिलीज़ हैं बैकवर्ड क्लासेस से, उन्हें यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना चाहिए फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, ओके, अगला टॉपिक है हमारा नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, ये जो इंस्टीट्यूशन है, जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करना, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है। दूसरा, सिविल सर्वेंट्स वो जो हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जो डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा सके, यानी ये एग्जीक्यूटिव विंग है। तीसरा जो है सुप्रीम कोर्ट, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता है बिटवीन सिटीजन्स एंड बिटवीन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका जुडिशरी हो गई जो कि थर्ड विंग हो गई, थर्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गया। अब बात करेंगे, एक स्टेटमेंट आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट ईजी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कहा जाता है। तो भाई इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें जाहिर सी बात है उससे एसोसिएटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो ये दीज एक्चुअली बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। इंस्टीट्यूशंस में मीटिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, कुछ रूटीन्स होते हैं, तो इससे काफ़ी डिले और कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। इस वजह से इनके साथ काम करना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि भाई, किसी को ऐसा भी लग सकता है कि अगर सिर्फ एक आदमी सारे डिसीजंस ले बिना कोई रूल्स प्रोसीजर मीटिंग फॉलो करे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, कुछ डिलेज़ और कॉम्प्लिकेशंस भले ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की वजह से इंट्रोड्यूस होते हैं, बट वो कभी कभी यूज़फुल भी होते हैं। ठीक, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वाइड सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड, है ना। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इससे जो पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं उनको ईजिली पॉइंट आउट कर लिया जाता है। तो इंस्टीट्यूशंस, हम कह रहे हैं कि भले कभी कभी ये डिफ़िकल्ट कर देते हैं एक अच्छा डिसीजन लेने में, जल्दी नहीं लिया जा सकता है उसे, बट साथ ही साथ इट ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन एज वेल ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अच्छा भी है। पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट एक असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी यहाँ पे एक्सरसाइज करती है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। स्टेट लेवल पे इसी को हम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। सुप्रीम, ये एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम है, यानी कि लोकसभा 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनका यहाँ पे जो रोल है मेन है लेजिस्लेचर में, उनके पास पावर है कि भाई वो कभी भी समन कर सकते हैं किसी भी मीटिंग, किसी भी हाउस को की मीटिंग, या उसे प्रोरोग कर सकते हैं। ठीक है, बट इवन ही कैन एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल। ठीक है, अगली बात करेंगे, जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है वो दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, और इसको डिज़ाइन किया था एडविन ल्यूटन्स ने और हर्बर्ट बेकर ने। और हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो, जिसे हम संसद भवन कहते हैं, इसका इनॉग्रेशन अभी 28 मई 2023 में हुआ है। अब आ जाते हैं, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट।
तो पार्लियामेंट एक फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। इसके अलावा नए लॉज यहाँ पे बनते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज में चेंजेस हो सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग लॉज को अबॉलिश करने की बात की जाए तो वो किया जा सकता है, या नए लॉज उनकी जगह पे बनाए जा सकते हैं। ठीक। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के थ्रू हम एक कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों के ऊपर जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। ठीक। और दोज हु आर रनिंग द गवर्नमेंट वो तभी तक डिसीजन ले पा रहे हैं एज लॉन्ग एज दे हैव सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट हैव कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैज़। गवर्नमेंट के पास जो भी रुपया आ रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है। जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो पब्लिक मनी है, ठीक, इट कैन बी स्पेंट ओनली आफ्टर पार्लियामेंट सैंक्शन इट। तो बजट जिसे हम कहते हैं, बजट जब यहाँ से अप्रूव हो जाता है उसके बाद ही जो है गवर्नमेंट यहाँ पे जो है जो मनी है वो स्पेंड कर सकती है। ठीक है। पार्लियामेंट एक इवन हाईएस्ट फोरम भी है, सबसे बड़ा मंच भी है डिबेट एंड डिस्कशन का पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस हो गया इसका। अब बात करेंगे टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। ज़्यादातर जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, दे डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स, जिन्हें हम दो चेम्बर्स या हाउसेस कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, दो हाउसेस जिसमें हम एक काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम राज्यसभा कहते हैं और दूसरा हाउस ऑफ पीपल जिसे हम लोकसभा कहते हैं। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है, भले ही वो किसी भी हाउस के सदस्य नहीं होते हैं, बट स्टिल ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए हम कहते हैं कि जो सारे ही लॉज हैं दोनों ही हाउसेज में वो तभी फोर्स में आते हैं जब व्हेन दे गेट एन असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट से अप्रूव होने के बाद, उनका साइन होने के बाद ही जो है कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब आ जाते हैं दोनों ही हाउसेज में कुछ डिफरेंशिएट्स की बात करेंगे हम, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। राज्यसभा अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा ये एक लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, 543 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, 245 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा का जो टर्म है 5 ईयर्स का होता है। इट कैन बी डिजॉल्व एज वेल। इसका टर्म जो है 6 ईयर्स का है, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। परमानेंट हाउस होता है। यहाँ पे लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके स्पीकर होते हैं, जबकि इधर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं राज्यसभा में वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कोई भी बिल जो लोकसभा में पास किया जा चुका है उसे राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है, जबकि राज्यसभा के द्वारा पास किया गया बिल लोकसभा रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि एक ही पॉइंट के अंदर हमने जो है दो पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहे हैं, तो कई पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब बात करेंगे कि कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है और क्यों। तो भाई जाहिर सी बात है लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है उसको भी जान लेते हैं। पहला, यहाँ पे मनी बिल जो है खाली सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। अब मनी बिल क्या होता है भैया? तो मनी बिल कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड बिल है तो वो मनी बिल कहलाता है। ठीक है। फिर नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है वो भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लाया जाता है। ठीक है। और इसके सक्सेसफुली पास हो जाने के बाद गवर्नमेंट को यहाँ पे रिज़ाइन करना होता है। ठीक। कोई भी बिल लोकसभा में जो पास हो चुका है वो राज्यसभा के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और इवन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी बिल के ऊपर, ठीक है, तो वो जॉइंट सेशन में सॉल्व होता है। और चूँकि लोकसभा की जो मेंबरशिप है यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए जो है उसी का जो व्यू है यहाँ पे प्रिवेल करता है। ठीक है। इसके अलावा बजट भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और हम कह सकते हैं कि भाई एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसको ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। अब आ जाते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। तो भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है लोकसभा में, और ये राज्यसभा में अब जाहिर सी बात है इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये मोशन एक फॉर्मल वे है, एक फॉर्मल तरीका है फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू एक्सप्रेस देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी जो अपोजिशन मेंबर्स हैं लोकसभा के सदस्य, दूसरे सदस्य हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ये बिल सक्सेसफुली पास हो जाता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रिज़ाइन करना होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा। ये एक अलग से सेक्शन हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो इसमें दो टर्म्स हमारे लिए अलग से ज़रूरी हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन आर, पहला जो फर्स्ट आर होता है किसी भी सिटिंग का,
उसको यहाँ पे क्वेश्चन आर कहा जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर आर जो है डेडिकेटेड होता है फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उन्हें आंसर करना होता है आइदर ओरली या रिटन फॉर्म में, डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आते हैं 0R की बात करते हैं। तो 0R वो टाइम है जब जो MPs हैं वो डिफरेंट इश्यूज़ रेज करते हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज़ हैं। इसमें जो भी डिस्कशन का मुद्दा होता है उसके लिए एक प्रायर नोटिस भी सबमिट करना होता है स्पीकर या चेयरमैन के पास, और इसमें इनके पास ये पावर होती है स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास कि भाई वो उसको अलाउ भी कर सकते हैं और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव विंग की बात करेंगे। तो भाई जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में फंक्शनरीज होते हैं जो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं बट सुप्रीम पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, तो ऐसे जो सारे फंक्शनरीज हैं इन्हें हम कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए भी कहा जा रहा है बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम, लागू करने का काम इनका होता है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम बात करें या इंडिया की बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक आपके जो हैं इलेक्ट होते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो अब इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंसेस हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि MP MLA मिनिस्टर्स हो गए, परमानेंट में सिविल सर्वेंट्स और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, वेयर एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल होते हैं, दूसरे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये भाई इनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और इनके अंडर में काम करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है हमारे यहाँ, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के केस में मिनिमम एजुकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा अगर वर्किंग की बात की जाए तो जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं ये लॉ मेकर्स हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, जबकि इनका काम एग्जीक्यूशन का है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे कि वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे, दे हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो भाई इसका रीज़न सिंपल है कि डेमोक्रेसी में कह रहा है जो विल ऑफ पीपल होती है वो सुप्रीम होती है, और मिनिस्टर जो होते हैं वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसलिए दे आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ पीपल ऑन देयर बिहाफ। साथ ही साथ ये लोग आंसरेबल भी हैं लोगों टू द पीपल फॉर ऑल द जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं, और इसीलिए मिनिस्टर्स ही यहाँ पे फाइनल डिसीजंस लेते हैं। मिनिस्टर्स यहाँ पे ओवरऑल फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जो ये मिनिस्टर्स हैं ये कुछ डिफरेंट मैटर्स में एक्सपर्ट्स हों। ठीक, ये एडवाइस लेते हैं डिफरेंट जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे। ठीक है, डिसीजंस लेने के लिए। अब बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री के अंदर, पर फिर भी इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ अपॉइंट करते हैं PM को। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो जनरली जो होता है, जो लीडर मेजॉरिटी पार्टी का होता है या कोलिजन का जो लीडर होता है लोकसभा के अंदर, उसको ही एज PM अपॉइंट किया जाता है। इन केस अगर कोई सिंगल पार्टी या जो अलायंस है, कोलिजन है, उसमें मेजॉरिटी नहीं मिलती है उसको, तो प्रेसिडेंट जो हैं ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे एज PM अपॉइंट कर सकते हैं जो मेजॉरिटी सपोर्ट अपने लिए सिक्योर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और यहाँ पे ज़रूरी है जानना कि जो प्राइम मिनिस्टर है ही डज़ नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर, एक फिक्स टेन्योर उनका नहीं होता है। ही इन्जॉयज़ पावर, ही कॉन्टिन्यूज़ टू बी इन पावर एज लॉन्ग एज, जब तक उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है लोकसभा के अंदर तभी तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगला टॉपिक है हमारा। तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ऑफिशियल नेम है टू द बॉडी जिसमें डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट रैंक्स के। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि सबसे टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, और यही इनके पास सारी मेजर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक, दूसरे हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो इनके जो ये जो सेकंड कैटेगरी है स्मॉलर मिनिस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं, और ये कैबिनेट मीटिंग में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको बुलाया जाता है। तीसरा कैटेगरी है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट।
तो इनको सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट कर सकें। इसके अलावा एक बात और बोली गई कि भाई क्योंकि प्रैक्टिकली सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स कर सकें और सब कुछ डिस्कस कर सकें, तो इसीलिए जो डिसीजंस हैं ज़्यादातर वो कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं, और इसीलिए हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक टर्म और लिखा है हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो अक्सर छूट जाता है, जो कि है कैबिनेट सेक्रेटरीट। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। तो हर एक मिनिस्ट्री में कुछ सेक्रेटरीज होते हैं जो कि एक्चुअली में सिविल सर्वेंट्स होते हैं और ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो जो ये सेक्रेटरीज होते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं मिनिस्टर्स को, जिन्हें उन्हें असिस्ट करते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। कैबिनेट एक टीम के तौर पे काम करता है, जैसे कि कैबिनेट एज अ टीम इसको असिस्ट करता है कैबिनेट सेक्रेटरीट। जो डिफरेंट कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं उनकी एक पूरी टीम हो गई, तो उसे कैबिनेट सेक्रेटरीट कहा गया। इसमें बहुत सारे सीनियर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो होते हैं, और ये एक साथ मिलके जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे। तो सबसे पहले ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा बहुत सारी वाइड रेंजिंग पावर्स इनके पास होती हैं, जैसे कैबिनेट मीटिंग्स को यहाँ पे जो है चेयर करते हैं ये। डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ कोई डिसएग्रीमेंट अराइज होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, तो उसमें इनका डिसीजन फाइनल माना जाता है। एक सुपरविजन जनरल रहता है इनका डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर। इसके अलावा सारे मिनिस्टर्स इनकी लीडरशिप में ही काम करते हैं, और ये डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। इसके अलावा इनके पास पावर भी है किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट और डिसमिस करने की। जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री को यहाँ पे क्विट करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही है कि भाई कैबिनेट वैसे तो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, बट विद इन कैबिनेट अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक, तो जो पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, वो रिसेंट डिकेड्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इसीलिए एक प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाने लगा है। ठीक, जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल यहाँ पे बढ़ रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट और पार्लियामेंट दोनों को ही अपनी पार्टी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ठीक, मीडिया का भी यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन रहता है। वो पूरी तरह से यहाँ पे पॉलिटिक्स को या इलेक्शन को एक कंपटीशन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं बिटवीन टॉप लीडर्स। ठीक है, इंडिया में इवन ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास ही पूरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। ठीक, शुरुआत से ही देखा जाए, अगर पहले प्राइम मिनिस्टर से बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू से बात की जाए अगर, तो ये एक इनॉर्मस अथॉरिटी एक्सरसाइज करते थे। काफ़ी इन्फ्लुएंस था इनका दूसरे जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर, या दूसरे अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करें तो वो भी एक पावरफुल लीडर हैं, उनका भी एक डोमिनेंसी देखने को मिलती थी उनके जो कलीग्स थे कैबिनेट में उनके ऊपर। ठीक है, इवन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई जो एक्सटेंट ऑफ पावर होता है जो पीएम एक्सरसाइज करता है, वो इवन उसकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि हुज होल्डिंग दैट पोजीशन, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हैं हम जहाँ पे एक कैबिनेट मीटिंग को दिखाया गया है, दैट वाज शेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1970s, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं उन्हें एक डोमिनेटिंग फिगर के तौर पे दिखाया गया है, और सारे मिनिस्टर्स उनसे जो है यहाँ पे उनकी बात बिल्कुल जैसे वो कहती हैं एज इट इज़ मान ली जाती है, उनके डिसीजंस यहाँ पे फाइनल होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कोलिजन। अब अगर भाई जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज़, 2 या 3 पार्टीज़ एक साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ही कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक, है ना। इंडिपेंडेंट एक जो गवर्नमेंट होती है सिंगल पार्टी की, उसमें जैसे फ्री होकर के प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं वैसे यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट जो भी ग्रुप्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे भी ध्यान देना होता है, उनकी भी बात सुननी होती है। ठीक, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के यहाँ पे काम करना होता है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है दैट ही हैज़ टू हीड व्यूज़ एंड पोजीशन ऑफ कोलिजन, जो पार्टनर्स हैं, ठीक, या दूसरी पार्टीज़ हैं जिनके सपोर्ट से उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पा रहा है, गवर्नमेंट उन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो है भाई हेड ऑफ़ द स्टेट कहे जाते हैं, एक नॉमिनल हेड हैं ये। ठीक है, फर्स्ट सिटीज़न कहा जाता है कंट्री का।
इसके अलावा ये सुपरवाइज़ करते हैं ओवरऑल जो फंक्शनिंग है तीनों ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमारी, उनको, ठीक है। और प्राइमरी जो ड्यूटी है वो इनकी है कि भाई टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है, इनके लिए ही इज़ इलेक्टेड बाय द MPs एंड MLAs। जो इलेक्टेड MPs और MLAs होते हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं, वो इनके लिए वोट करते हैं। और जो कैंडिडेट यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहा है फॉर द प्रेसिडेंट्स पोस्ट, ठीक, उस जिसको भी मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वो जीत डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर, ठीक। और इससे ये भी इंश्योर हो पाता है कि भाई जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो पहला पावर आपको यहाँ पे बताया गया कि प्रेसिडेंट जो हैं ही कैन समन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, उन्हें प्रोरोग भी कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को। इसके अलावा जो पहला सेशन होता है उसे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन जो होता है, जब गवर्नमेंट बनती है तो यही करते हैं, और हर साल का पहला सेशन भी यही एड्रेस करते हैं। इसके अलावा सारे ही जो बिल्स होते हैं वो इनके नाम पे पास होते हैं, ठीक। आप कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट तभी होता है जब इनका साइन होता है। इसके अलावा जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं, चाहे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो, जजेस हों सुप्रीम और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों, गवर्नर्स हों, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हों, तो जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट जो हैं इनके नाम पे होते हैं। इसके अलावा ये सुप्रीम कमांडर हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों ही, इनके पास ये पावर होती है कि किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या पीस कॉन्क्लूड करना है तो वो भी यही करेंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करना या उसको रिड्यूस करना, ये भी पावर इनके पास होती है। 3 प्रकार की इमरजेंसीज ये डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे कि भाई क्या जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पावर्स को एब्सोल्यूट मैनर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, बहुत सारी पावर्स इनके पास हैं, बट वो चूंकि एक नॉमिनल हेड हैं, वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज तो करते हैं बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट तरीके से काम नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है यहाँ पे उनकी जो एडवाइस है उसको रिकन्सिडर करने के लिए कह सकते हैं, बट अगर वही एडवाइस वापस दी जाती है तो उन्हें यहाँ पे उस बात को मानना होता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम बात करें, कोई बिल अगर पार्लियामेंट से पास हो गया तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि बिल तभी लॉ बनेगा जब व्हेन इट हैज़ असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बट अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उसे डिले कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और उसे रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, पर अगर पार्लियामेंट वापस से उस बिल को भेज देती है तो उन्हें उस पर साइन करना होता है, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कोई पार्टी या कोलिजन है, उसे मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो इस केस में PM कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे भाई अगर किसी पार्टी या कोलिजन को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और प्रेसिडेंट जो उनके निगाह में मान लीजिए कोई ऐसा लीडर है जो लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट सिक्योर कर सकता है, ठीक, उसे वो PM अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के साथ में जिस भी व्यक्ति को एज PM अपॉइंट वो करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, उसे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में जहाँ पे हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंसेस की बात करेंगे, ठीक। तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है मेन एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के, जबकि यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो हैं आपके, पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है, और पार्लियामेंट से अगर कोई बिल पास हो चुका है तो उसे प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो लॉ मेकिंग है इट इज़ डन बाय लेजिस्लेचर, बट प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे वीटो पावर होती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, जो मेन एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर फिक्स होता है। इवन उनके पास अगर मेजॉरिटी सपोर्ट वो एंजॉय नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो अपना टर्म पूरा करते हैं, ठीक। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम इंडिया लिख सकते हैं और यहाँ पे USA लिख सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और ही इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड एंड ही प्राइम मिनिस्टर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं, जबकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और
वो अपना काउंसिल चुनते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम जो है ये एक सिस्टम है कोर्ट्स का जो इंटरप्रेट करता है, डिफेंड करता है और लॉ को अप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, इंडियन जुडिशरी जो है हमारी, उसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, पूरे एंटायर नेशन पे सबसे टॉप लेवल का जो कोर्ट है। फिर हाई कोर्ट आते हैं स्टेट्स में, और डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे जो कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, सेशन कोर्ट्स वगैरह, वो आते हैं। ठीक है, इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। जो डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सारे ही कोर्ट्स पे, दूसरे कोर्ट्स के ऊपर लागू होते हैं, और वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट जो है टेकअप कर सकता है। ठीक, बिटवीन चाहे हम बात करें सिटीजन्स के बीच में हो, बिटवीन चाहे सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि भाई जो जुडिशरी है इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक, जजेस को यहाँ पे ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे या एज़ पर द विशेज़ ऑफ पार्टी इन पावर जो है उसके हिसाब से काम करेंगे, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक, और इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है ताकि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और सभी को एक बराबर न्याय मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें अगर, तो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और साथ में यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, जनरल जो प्रैक्टिस है कि जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो नए जजेस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, और इवन इसमें जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, सीनियर मोस्ट जज जनरल पैटर्न जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए तो उसके लिए जो जनरल पैटर्न है अभी तक वो है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं को जो है अगला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि हाउ वी कैन रिमूव द चीफ जस्टिस को रिमूव करना है या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है। तो उसी के लिए भैया होता है इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, तो उनको जो है एक प्रोसीजर के द्वारा, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है, जैसे हम इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं, बिल कहते हैं। और अगर ये बिल 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसे अपना ऑफिस वेकेट करना होता है। ठीक, और ये बिल किसी भी हाउस से इनिशिएट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक, एक हाउस यहाँ पे चार्जेस पुटअप करता है और दूसरा हाउस जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर बिल 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास हो जा रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कंसर्न्ड अथॉरिटी को यहाँ पे वेकेट करना होगा। पावर्स ऑफ जुडिशरी की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है भाई। तो इंडियन जुडिशरी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल जुडिशरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। ठीक, वो किसी भी लॉ को या जो एक्शन है लेजिस्लेचर का, ठीक, एग्जीक्यूटिव का, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक है, इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जुडिशरी ऑल्सो कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो कोई भी लेजिस्लेशन है, मतलब कोई लॉ है या कोई एक्शन है एग्जीक्यूटिव का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पे जो है जज कर सकते हैं। ठीक, इसको जुडिशियल रिव्यू का पावर कहा जाता है। इसके अलावा जो पावर और इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उसकी वजह से उसको गार्डियन कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, कोई भी सिटीजन है उसके पास ये अधिकार है कि वो भाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है और ही कैन सीक रेमेडी। ठीक है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज और हर राइट्स। कोर्ट्स के पास इवन कोर्ट ने कई बार जजमेंट भी दिए हैं, डायरेक्टिव्स भी दिए हैं पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन को लेकर के। ठीक, कोर्ट यहाँ पे इवन इंटरवीन कर सकता है रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, या कोई माल प्रैक्टिसेस अगर हम देख रहे हैं, पब्लिक जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सम माल प्रैक्टिस, तो उनको चेक करने के लिए भी यहाँ पे इसका रोल देखा जा सकता है। सो दैट्स हाउ चैप्टर हमारा एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें
ठीक है, सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर नाउ।